नमस्कार। भारतीय समाज में अनेकों घटनाएं नित्य प्रतिदिन हो रही हैं जहां पे महिलाओं को मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण, आत्महत्या या हत्या जैसे घटनाएं उनके साथ हो रही हैं। इसी कारण से ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ बेसिक चीज़ें जो एक कंप्लेनेंट को, शिकायतकर्ता को जानना ज़रूरी है इस तरह के केसेस में। और आज इसी विषय पे मैं बात करूँगी। उद्देश्य है कि जब किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो या किसी के फैमिली में ऐसी कोई घटना हो तो परिवारजनों के पास एक बेसिक नॉलेज हो, उन्हें पता हो कि क्या करना है, क्योंकि वो एक ऐसे संकट का समय है जब वो एक दुख और विषाद और परेशानी में होते हैं और उस वक्त उन्हें यूजुअली ये कुछ समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना है। और हमारी जो न्यायिक प्रणाली हो गई वहाँ पे उन्हें यूजुअली जानकारी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे केसेस में वो पहली बार जीवन में एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से या कोर्ट कचहरी को देख रहे होते हैं। तो इसी के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य एफआईआर से जुड़े और या इन्वेस्टिगेशन से जुड़े मैं कुछ 2-3 वीडियोस में कोशिश कर रही हूँ आप सबके जानकारी के लिए, जो मुझे लगता है कि सभी को जानना ज़रूरी है। कुछ एक बातें ऐसी भी होंगी जो सबको यूजुअली पता भी होंगी, बट जो कोशिश है वो ये है कि उन चीज़ों को एक सूत्र में डाल के एक उस इन्फॉर्मेशन को और उस जानकारी को, ताकि हर व्यक्ति को उस बारे में पता हो। विवाह एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन आज के ज़माने में, आज के वक्त में है, और मुझे लगता है कि हमें एक ये कोई रोज़ी कारपेट जैसी सिचुएशन नहीं होती विवाह में। बहुत बारी, हर केस में ऐसा नहीं है, लेकिन सडनली एक ऐसी सिचुएशन को महिला को जाकर के फेस करना होता है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की होती, और उसे उस तरह से उसको मेंटली कभी वो उस तरह से प्रिपेयर ही नहीं होती चीज़ों के लिए। ये एक बहुत बड़ा हमारा सामाजिक हमारे पास चुनौती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से इस बारे में जागरूक करें बिना उनके अंदर कोई भय या इस सामाजिक जो हमारा ये मैरिज इंस्टीट्यूशन है, विवाह का जो ये परंपरा है, इसके प्रति उनको भय ना आए, लेकिन उनको जागरूकता पूरी आए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दहेज मृत्यु केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, ये एक बहुत गहरी सामाजिक बुराई है। विवाह जैसी पवित्र संस्था, जब हम उसके बारे में बात करते हैं और उसमें किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन में जब वो बदल जाता है या उस विवाह को आर्थिक लेन देन में बदलने वाली जो प्रथा है, जैसे दहेज प्रथा कहें, इसने अनेक महिलाओं को मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण, आत्महत्या या हत्या तक पहुंचा दिया है। विशेष रूप से विवाह के बाद ससुराल में होने वाली संदिग्ध मौतें ये दर्शाती हैं कि आज भी महिलाओं को, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आज भी महिलाओं को परिवारों में सम्मान, स्वतंत्रता, सुरक्षा और समानता प्राप्त नहीं होती। दहेज की लगातार मांग, पराया धन जैसी हमारी जो विचारधारा है, आर्थिक निर्भरता और कह दें सामाजिक दबाव,
जिसमें वैवाहिक जीवन जीने का दबाव या वैवाहिक जीवन को बनाए रखने का, उसको कंटिन्यू करने का जो सामाजिक दबाव है, वो परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर हम चुप रहते हैं, या अपनी प्रतिष्ठा के नाम पे हम कई बार चुप रहते हैं, क्योंकि समाज में हम अगर अपनी समस्याओं को लेकर आएँ तो हम अपनी समस्याओं को बढ़ा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये हमारे अपना समाज जिसका हम खुद पार्ट हैं, हमारी इनसेंसिटिव होना, इतना इनसेंसिटिव होते हैं हम दूसरों के प्रति या दूसरों की समस्याओं के प्रति, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, सबके लिए। हर व्यक्ति इसमें शामिल है। इसको बदलने की जिम्मेदारी भी हर व्यक्ति की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और न्याय से सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कानून में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में जो इनैक्ट हुआ था, वो है भारतीय न्याय संहिता है, BNS, जो नया अभी कानून बना है, उनके तहत पहले इसी से संबंधित हमारा IPC, इंडियन पिनल कोड होता था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब, इनमें अनेक विशेष कानूनी धाराएं हैं, प्रावधान हैं, जो हमारी एक महिला को न्याय और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसका अब जो नया कानून है उसमें उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो। उसके अनुसार धारा 173 है, और आप उसमें अगर जो सेक्शन 154 CRPC होता था, उसके अनुसार यदि आप कोई भी ऐसी सूचना पुलिस को देते हैं जो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल है, तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है। पुलिस FIR दर्ज करने से पहले किसी तरह की कोई लंबी जांच या सत्यापन प्रक्रिया के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अडॉप्ट कर सकती, सिवाय कुछ सीमित परिस्थितियों में जितनी उन्हें जानकारी लेनी होगी। FIR दर्ज करने के लिए हर कानून, हमारे जो कानून है उसमें कोई एज सच कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि 2 घंटे या 24 घंटे, परंतु ऐसी कोई सीमा लिखित में तो नहीं है, लेकिन ये उसमें इनहेरेंटली हमारा जो कानून है उसमें दिया गया है कि जल्द से जल्द, तुरंत, जितनी पॉसिबिलिटी है FIR दर्ज होनी चाहिए। जहाँ संज्ञेय अपराध हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखाई देते हैं, जैसे दहेज, मृत्यु, हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, या विवाहित महिला की संदिग्ध मृत्यु जिसका कारण ना पता चले, FIR तुरंत, इमीडिएटली, और जिसे कहते हैं बिना अनावश्यक देरी के दर्ज होना अनिवार्य है। दहेज, मृत्यु या ससुराल में महिला की संदिग्ध मृत्यु के मामले में सामान्यतः तुरंत या कुछ घंटों के भीतर FIR दर्ज होनी चाहिए। यदि पुलिस मौके पर पहुंच गई है मृत्यु संदिग्ध है, तो FIR उसी दिन दर्ज होनी चाहिए। 24 घंटे या उससे अधिक के बिना उचित कारण देरी जो है वो अदालत में इसको एक संदेह उत्पन्न कर देती है। यदि परिवार बार बार शिकायत कर रहा है और पुलिस FIR ना लिखे, तो यह कर्तव्य की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके कर्तव्य की अवहेलना मानी जाएगी। साथ ही जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो निर्देश हैं कि जहां शिकायतकर्ता से संज्ञेय अपराध स्पष्ट हो, वहां पे FIR दर्ज करना अनिवार्य है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स भी हैं, बट बिना इवन जजमेंट्स को रेफ़र किए, जैसे ललिता कुमारी और बहुत सारे हमारे जजमेंट्स इस इन्वेस्टिगेशन, FIR राइट ऑफ बोथ द पार्टीज़
जो जिसमें आप कहें कंप्लेनेंट के को किस तरह से प्रोसीड करना है या किस पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कैसे प्रोसीड करना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे नियम या जजमेंट्स भी हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये उन्होंने एक प्रिंसिपल सेट किया हुआ है कि जहाँ पे भी संज्ञेय अपराध स्पष्ट है वहाँ एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने में अनावश्यक देरी नहीं कर सकती। अगर एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या हायर अथॉरिटी जैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास अपनी शिकायत ले जा सकते हैं। जो भी सुपीरियर अथॉरिटी है उस थाने से वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लिखित कंप्लेंट दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हैं। जो पुराना हमारा 156 सीआरपीसी के तहत ये धारा सेक्शन था, और जो अभी 175 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी ये है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट दे सकते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। उच्च न्यायालय में भी आप अपनी याचिका लगा सकते हैं अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इसी से लेकर अगर कोई और समस्या है, आप यहाँ तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन या विमेन कमीशन के पास भी आप जा सकते हैं। ये उनके हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक एफआईआर संबंधी फर्स्ट स्टेप है जो कंप्लेनेंट को या उसके परिवार, जो मृतिका के परिवार हैं, फैमिली हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको एफआईआर से रिलेटेड ये जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अब जो एक और सवाल आता है कि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो गई तो उसके बाद किस तरह से प्रक्रिया हमारी पुलिस शुरू करेगी। इससे रिलेटेड कि इनिशियल टाइम पे किस तरह से उसके ये प्रक्रिया होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसको लेकर 2 कंटिन्यूस सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं डिवाइड कर रही हूँ, और ताकि एक लंबा वीडियो ना होकर के आप इसको पार्ट में देख सकें। तो ये 3 कंटिन्यूस वीडियोस हैं। अभी पहला स्टेप जिसमें बताया गया कि एफआईआर दर्ज करना, तुरंत में एफआईआर दर्ज करना, और अगर नहीं हो रही है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। सेकंड कि इमीडिएटली किस तरह से एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कार्य करेगी और डिलेज का क्या मायने है इसमें। तो इसमें हम जानेंगे कि आने वाले अब एफआईआर के बाद तुरंत 48 आवर्स या 24 घंटे के अंदर कितने कार्य एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को करने चाहिए, और डिले अगर होती है और पहले 10 दिन हमारी इन्वेस्टिगेशन के इन तरह के केसेस में कितने इम्पॉर्टेंट है, इन विषयों पर 2 सेपरेट वीडियोस भी इसी के साथ में मैं बना रही हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। नमस्कार।